मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। एक बार पुनः कक्षा 11th के छात्रों का ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज का वर्णन किया था। आज इसके आगे हम दूसरे मूल कण प्रोटॉन की खोज का वर्णन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैनॉल किरणें, कैनॉल रेज एवं एंड प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये दूसरा परमाणु का मूल कण है प्रोटॉन। इसकी खोज के लिए हमको कैनॉल किरणें के द्वारा इसकी खोज हुई है। तो ये देखते हैं कैसे इसकी खोज हुई। एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, और ये घटना, ये एक्सपेरिमेंट 1886 में इन्होंने इस प्रयोग को किया और बताया कि जब विद्युत विसर्जन नलिका में गैसों को अल्प दाब पर भरकर विद्युत विसर्जन किया जाता है। यह एक विद्युत विसर्जन नलिका है। ये कांच की बनी हुई नली है। इसमें नीचे निर्वात पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप। इसकी सहायता से इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है और इसमें जो कैथोड लिया जाता है उस कैथोड में छिद्र कर दिए जाते हैं। ये कैथोड है, इसमें छिद्रित कैथोड है। इसको अंग्रेजी में परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। और ये कैथोड इस नलिका का ऋण ध्रुव होता है, नेगेटिव पोल। इस तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जिसे एनोड कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक उच्च वोल्टेज के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, हाई वोल्टेज सोर्स। इस स्रोत से जोड़ने पर जब विद्युत विसर्जन किया जाता है तब ये देखा गया, गैसों को अल्प दाब पर भर दिया किसी एक गैस को और विद्युत विसर्जन कराया। तो विद्युत विसर्जन कराने पर इस एनोड से किरण पुंज निकलता है। यह किरण पुंज कैथोड की ओर गति करता है और इन छिद्रित कैथोड से, जो कैथोड में छिद्र हैं, इन छिद्रों से ये किरणें पार निकल जाती हैं और कैथोड के पीछे इस कांच की दीवार में एक चमक उत्पन्न होती है। इसे ग्लो कहते हैं। इस सेल में ये जो एनोड है ये धन सिरा होता है। तो वे किरणें जिनकी उत्पत्ति एनोड से हुई, इसलिए इन किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। एनोड रेज, एनोड किरणें भी कहते हैं। चूंकि ये किरणें छिद्रित कैथोड से पार निकल गईं, छिद्रों से पार निकल गईं कैथोड के, इसलिए इनका एक नाम और दिया जाता है। इन्हें कैनॉल रेज भी कहते हैं। यहां एक शब्द आता है कैनॉल। कैनॉल का अर्थ होता है परफोरेटेड, छिद्र। चूंकि ये छिद्रों से पार निकल गए इसलिए इनको कैनॉल किरणें भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू वेन, WEIN वाइन, और जे थॉमसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इन किरणों को बताया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं, इसलिए इनका एक तीसरा नाम भी दिया गया। इनको धन किरणें भी कहते हैं, पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये रहा कैनॉल किरणें किसे कहते हैं। अब इन किरणों के गुणों का अध्ययन करेंगे। कैनॉल किरणों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनॉल रेज। कैनॉल रेज
कैनॉल किरणों के गुण। जब कैनॉल किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया तो हमें निम्नलिखित गुण प्राप्त हुए। पहला गुण, ये किरणें भी एक सीधी रेखा में चलती हैं। इसका प्रयोग हम लोग पीछे कैथोड किरणों में कर चुके हैं कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट है जो कैथोड किरणों में हुआ था, उसी के द्वारा इनकी भी पुष्टि की जाती है। तो ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा गुण प्राप्त हुआ कि ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, किंतु इनके विक्षेपण की दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। अर्थात जब हम इन कैनॉल किरणों को एक विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है और ये हमने नीचे ऋण प्लेट ली है, ऊपर धन प्लेट ली है। जब इन कैनॉल किरणों को इस विद्युत क्षेत्र में से गुजारा तो ये किरणें ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात मुड़ जाती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा बिंदु है, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। चौथा पॉइंट है, ये किरणें प्रतिदीप्त एवं स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये किरणें प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। पांचवा बिंदु है, ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर पार निकल जाती हैं, किंतु इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। पांचवा बिंदु है कि इन किरणों का जो वेग होता है वो कम होता है। इस प्रकार इन किरणों के गुणों के आधार पर इनकी प्रकृति का पता चला। तो देखते हैं इनकी प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ कैनॉल रेज, कैनॉल किरणों की प्रकृति। तो कैनॉल किरणों की सर्वप्रथम पहली प्रकृति प्राप्त हुई कि ये किरणें सूक्ष्मतम धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये पहली बात प्राप्त हुई। दूसरा, कैनॉल किरणों के धन आवेशित कणों के लिए E/m का मान नियतांक नहीं होता है। नियतांक नहीं होता है, अर्थात E/m का मान विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा जो कैथोड जिस धातु के लिए हैं उनकी भी प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात भिन्न भिन्न गैसों के धन आवेशित कणों के लिए E/m का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यदि हम बात करें कि सर्वाधिक मान किस गैस के धन कण के लिए होता है, तो यह ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन गैस, अगर हमने हाइड्रोजन गैस लिया, इस गैस को विसर्जन नलिका में भरा और इसका जो हमको धन कण मिलता है, इस धन कण के लिए E/m का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। और अगर हम इसके मान की बात करें तो ये मान होता है 9.57 गुणा 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है। इतने कूलाम प्रति ग्राम होता है। हाइड्रोजन गैस के धन कण के लिए ये मान सर्वाधिक होता है। इसके उपरांत जे थॉमसन और बाइन ने ये बताया कि वे धनावेशित सूक्ष्मतम कण जिन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश होता है, धन आवेश होता है तथा इनका द्रव्यमान
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ऐसे सूक्ष्मतम धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन नाम दिया थॉमसन और वाइन ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया। किंतु सन 1919 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब नाइट्रोजन परमाणु होता है 7 नाइट्रोजन 14, इसका परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान संख्या 14 होती है। जब ऐसे नाइट्रोजन परमाणु पर उग्र एल्फा कणों की बौछार की जाती है। उग्र एल्फा कण का मतलब ऐसे एल्फा कण जिनके पास एनर्जी है, एनर्जेटिक हैं, गतिमान हैं। ऐसे कणों को जब इस नाइट्रोजन के परमाणु पर इसकी बम्बार्डमेंट या बौछार कराई जाती है तो नाइट्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु में चेंज हो जाता है 8 ऑक्सीजन 17 और यहां से प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। इसको 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। इसको समीकरण को हम देखेंगे। नाभिकीय समीकरण है कि लेफ्ट साइड के हमारे परमाणु क्रमांक राइट साइड के परमाणु क्रमांकों के बराबर होना चाहिए और लेफ्ट साइड के द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार का योग राइट साइड के परमाणु भार के योग के बराबर होना चाहिए। तो इधर हम देखते हैं 7 + 2 9, 8 + 1 9, 14 + 4 18, 17 + 1 18। दोनों तरफ हमारी समीकरण संतुलित है। तो इस समीकरण के द्वारा जो प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय दिया गया वो रदरफोर्ड को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि सन 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के दूसरे मूल कण प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन के भांति प्रोटॉन भी द्रव्य का एक मूल कण है। इस प्रकार हमारे 2 मूल कणों की खोज हुई। इसी क्रम में हमारा तीसरा मूल कण आता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। उसको भी देखेंगे। तो यह है न्यूट्रॉन की खोज अर्थात डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सन 1932 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। इन जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जब बेरिलियम के परमाणु पर 4 बेरिलियम 9 पर इनर्जेटिक या उग्र एल्फा कणों की बौछार की जाती है, एल्फा कण ट्वाइस He4 होता है, तब इस बेरिलियम के परमाणु से एक विद्युत उदासीन आदर्श भेदी किरणें उत्सर्जित होती हैं और इस बेरिलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है 6 कार्बन 12 और साथ ही 0N1 उत्सर्जित होते हैं। इन किरणों का अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि ये किरणें विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनती हैं जो वेदी किरणें थीं और उन्हीं विद्युत उदासीन कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। वही इसमें देखेंगे, वही नियम लगेगा। 4 + 2 6, 6 + 0 = 6, 9 + 4 = 13, 12 + 1 = 13। हमारी समीकरण ये संतुलित है और इस समीकरण के द्वारा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भांति इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, E = 0, कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर। और इस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो वही होता है जो प्रोटॉन का होता है, 1.67
इंटू 10 टू द पावर -14 ग्राम। तो ऐसे विद्युत उदासीन कण जिसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर -14 ग्राम होता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं, और इस न्यूट्रॉन को 0 and 1 से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 ये बताता है कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी विद्युत उदासीन है, और इसका जो 1 है वो द्रव्यमान माना गया, 1 है, लगभग 1। इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भांति भी न्यूट्रॉन भी एक द्रव्य का मूल कण है। इस केवल 1H1 जो कि हाइड्रोजन का परमाणु है, समस्थानिक है, कह सकते हैं प्रोटियम, केवल इस प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते। इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ये परमाणु है हाइड्रोजन का 1H1, इस परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके उपरांत समस्त परमाणुओं में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कोई भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो 3 मूल कण थे, उन कणों से मिलकर परमाणु की निर्माण होता है। आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित कुछ आपको गृह कार्य मिलेगा, उस कार्य को भी आप लोग कर लेंगे। यदि कोई कठिनाई होगी तो हमको निर्धारित समय सारणी जो आपको व्हाट्सएप पे डाली गई है, उस समय सारणी के अनुसार सभी छात्र निसंकोच अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।